ईडी का बड़ा खुलासा। राउज एवेन्यू कोर्ट ने बिना डॉक्यूमेंट पढ़े केजरीवाल को जमानत दे दी। कोर्ट ने बिना पढ़े कह दिया कागजात पर्याप्त नहीं है। जस्टिस न्याय बिंदु ने कहा कि इतने ज्यादा पेज वाले डॉक्यूमेंट को पढ़ना संभव नहीं है। ईडी का कहना है कि राउज एवेन्यू कोर्ट ने दस्तावेजों पर विचार किए बिना ही अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी। फैसले में न्यायाधीश न्याय बिंदु ने कहा कि इस समय हजारों पृष्ठों के दस्तावेजों का अध्ययन करना संभव नहीं है। ट्रायल कोर्ट ने कहा है कि दाखिल किए गए दस्तावेज अप्रासंगिक है। बिना उनका अध्ययन किए आप कैसे कह सकते हैं कि वह अप्रासंगिक है। इसका स्पष्ट अर्थ है कि निष्कर्ष गलत है, क्योंकि आपने इन्हें देखा ही नहीं। अरविंद केजरीवाल की जमानत का फैसला स्पेशल जज न्याय बिंदु ने सुनाया था। राउज एवेन्यू कोर्ट की वेकेशनल जज न्याय बिंदु ने 1 लाख रुपए के मुचलके पर अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी। वह द्वारिका में एक सीनियर सिविल जज रह चुकी है। अपने छोटे से करियर में वह सिविल और क्रिमिनल दोनों तरह के मामलों को देख चुकी है। वह रोहिणी कोर्ट में सिविल जज के रूप में भी कार्य कर चुकी है। 25 पन्नों के अपने फैसले में न्यायाधीश बिंदु ने 2021 के एक्साइज पॉलिसी केस में कथित अनियमितताओं से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में केजरीवाल की भूमिका तय करने वाले डायरेक्ट सबूतों की कमी की बात कही। इसके साथ ही उन्होंने मामले में जांच कर रही एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय ईडी के नजरिए में पूर्वाग्रह होने की संभावना भी व्यक्त की। न्यायाधीश बिंदु ने अपने फैसले में कहा कि ईडी यह बताने में नाकाम रही है कि उसे पूरे मनी ट्रेल को ट्रेस करने में और कितने समय की जरूरत है। इसका मतलब है कि जब तक ईडी की ओर से यह काम पूरा नहीं कर लिया जाता तब तक आरोपी को जेल में रहना होगा, और वह भी तब जब उसके खिलाफ पर्याप्त सबूत नहीं है। ईडी के इस अनुरोध को स्वीकार नहीं किया जा सकता। बिंदु ने कहा कि अदालत को अरविंद केजरीवाल के खिलाफ पुख्ता सबूत नहीं देखने को मिले हैं। सुप्रीम कोर्ट की वकील इंदिरा जयसिंह एक्स पर पोस्ट कर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उनकी टीम को बधाई देती है। उन्होंने कहा, जमानत देने वाली जज का नाम है न्याय बिंदु। न्याय बिंदु दिल्ली के रोहिणी कोर्ट के नॉर्थ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट की सीनियर सिविल जज रह चुकी है। आपको बता दें कि केजरीवाल इस पूरे प्रकरण में पहले आरोपी है जिन्हें निचली अदालत से बेल मिली थी। उन्हें ईडी ने गिरफ्तार किया था। सीबीआई ने अभी तक केजरीवाल को गिरफ्तार नहीं किया है। संभावना है कि अब सीबीआई इस मामले में कार्यवाही कर सकती है। इस मामले के दूसरे आरोपियों को निचली अदालत से रेगुलर बेल नहीं मिली है। सीएम केजरीवाल को ईडी ने 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। उसके बाद उन्हें 1 अप्रैल को तिहाड़ जेल भेज दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले केजरीवाल को चुनाव के समय 21 दिन की अंतरिम जमानत दी थी। जमानत पर 21 दिन बाहर रहने के बाद 2 जून की शाम 5 बजे केजरीवाल ने तिहाड़ जेल में सरेंडर कर दिया था। ऐसे में क्या कहना है आपका इस खबर को लेकर कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद। कर्नाटक में विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस ने जनता से 5 वादे किए थे, जिन्हें पूरा करने के लिए अब भार कर्नाटक की जनता पर ही डालने की तैयारी की जा रही है। अभी हाल ही में कांग्रेस सरकार ने कर्नाटक में डीजल और पेट्रोल पर 3-3 रुपए टैक्स बढ़ाए हैं, तो उसके बाद अब शराब बियर पर टैक्स बढ़ाने की तैयारी हो रही है। इसके अलावा हाउस टैक्स भी बढ़ाया जा रहा है, तो ईवी पर भी टैक्स लगाने की तैयारी है। इसके अलावा जनता से किस तरह से पैसे उगाहे जा सकते हैं उसका आइडिया देने के लिए एक अमेरिकी कंपनी को भी काम पर लगाया गया है, जिसे 6 महीने में 9.5 करोड़ रुपए बतौर फीस भी दी जाएगी। कांग्रेस सरकार के इन कामों का उद्देश्य किसी तरह से जनता की जेब पर डाका डालकर रेवड़ी योजनाओं को जारी रखना है, भले ही उसके लिए दूसरे तरीकों से पैसा खुद जनता ही क्यों न दे। बता दें कि बीजेपी सरकारी खजाने पर विपरीत असर डालने वाली ऐसी योजनाओं का विरोध करती आई है। हालांकि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने इन योजनाओं को चुनावी हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया। हालिया लोकसभा चुनावों में भी कांग्रेस ने हर महिला को प्रति माह 8,500 देने की बात कही थी। अब कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने अपनी कमाई बढ़ाने के लिए नई जुगत भिड़ाई है। कांग्रेस सरकार ने राज्य की आर्थिक स्थिति सुधारने और राजस्व बढ़ाने पर सुझाव देने के लिए एक अमेरिकी कंपनी बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप BCG को काम पर लगाया है। यह कंसल्टिंग कंपनी अब राज्य सरकार को बताएगी कि वह अपना खजाना कैसे बढ़ा सकती है। यह निर्णय चुनावी गारंटियों के बढ़ते खर्च के बीच लिया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया है कि BCG ने सरकार को कुछ सुझाव भी दिए इस संबंध में।
इस काम के लिए बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप को 9 करोड़ 50 लाख रुपए 6 माह के लिए काम के लिए दिए जाएंगे। मनी कंट्रोल की रिपोर्ट के मुताबिक कई लोगों ने निजी सलाहकार नियुक्त करने के सरकार के फैसले की आलोचना की। सेवानिवृत्त IAS अधिकारी MG देव सहायम ने मनी कंट्रोल को बताया कि अधिकांश सलाहकारों के पास गहन ज्ञान की कमी होती है और वे मोटी फीस लेते हुए खोखली खराब रिपोर्ट तैयार करते हैं। उन्होंने सुझाव दिया कि अनुभवी IAS अधिकारियों, जिनमें से कई IIT और IIM से पढ़े हैं, उन्हें इसके लिए नियुक्त किया जाना चाहिए। देव सहायम ने चेतावनी दी है कि मुफ्त उपहार और गारंटी टिकाऊ नहीं है और राज्य की वित्तीय सेहत को नुकसान पहुंचाते हैं। कांग्रेस सरकार की फ्री की 5 गारंटियों से राज्य के 5.10 करोड़ लोगों को लाभ मिलेगा, लेकिन 2023-24 में इनसे सरकारी खजाने पर 36,000 करोड़ रुपए का बोझ पड़ेगा। सिद्धारमैया ने इस वित्तीय वर्ष में इन योजनाओं के लिए 52,009 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। 2024-25 के लिए उनका राजस्व घाटा बजट कुल 3,71,383 करोड़ रुपए है और इसमें पहली बार 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक की वार्षिक उधारी की परिकल्पना की गई है। वित्त वर्ष 2024-25 के लिए 5 चुनावी गारंटियों पर 52,000 करोड़ खर्च करने की योजना का असर राज्य पर पड़ रहा है। इसकी वजह से कांग्रेस सरकार ने जुलाई 2023 में राज्य के SC/ST समुदाय के कल्याण के लिए खर्च किए जाने वाले 11,000 करोड़ की भी इन गारंटियों के लिए उपयोग करने का फैसला लिया था, जिसके कारण इसकी काफी आलोचना हुई थी। इन गारंटियों को पूरा करने के लिए जरूरी अतिरिक्त राजस्व जुटाने के लिए कांग्रेस सरकार ने ईंधन, पेट्रोल, डीजल की कीमतों में 3 रुपए प्रति लीटर की वृद्धि की। कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने शराब बियर पर सेस लगाकर कमाई तो बढ़ाई ही है, साथ ही अब विदेशी और महंगे ब्रांड्स को भी सस्ता करके बेचने की तैयारी हो रही है। कर्नाटक में 1 जुलाई से महंगी यानी प्रीमियम शराब की कीमतों को कम किया जा रहा है। यही नहीं, हर तरफ शराब और बियर की सप्लाई बढ़ सके, इसके लिए नई कंपनियों को भी मैदान में उतारा जा रहा है। जानकारी के मुताबिक कर्नाटक में शराब की कीमत तय करने का फैसला लिया गया है। इस फैसले का उद्देश्य राज्य में शराबियों को शराब खरीदने के लिए प्रोत्साहित करना है। राज्य सरकार ने 1 जुलाई से राज्य में बियर समेत प्रीमियम शराब ब्रांडों की कीमतों में उल्लेखनीय कमी की घोषणा भी की है। क्या कहना है आपका इस खबर को लेकर कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद। पश्चिमी बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर 3 आपराधिक कानूनों को लागू नहीं करने का आग्रह किया है। यह कानून है भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। यह तीनों कानून 1 जुलाई से लागू होने हैं। ममता का कहना है कि यह तीनों कानून हड़बड़ी में पारित किए गए थे जब विपक्ष के अधिकतर सांसद सदन से निलंबित थे। चिट्ठी में टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी ने 3 आपराधिक कानूनों को लेकर अपना विरोध दर्ज किया है और इसे लागू नहीं करने का आग्रह भी किया। बता दें कि यह तीनों आपराधिक कानून 1 जुलाई से लागू होने हैं। टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी का पत्र ऐसे समय में आया है जब 18वीं लोकसभा का पहला सत्र 24 जून से शुरू होने वाला है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने खत में लिखा, आपको याद हो तो पिछले साल 20 दिसंबर को आपकी सरकार ने इन 3 महत्वपूर्ण विधेयकों को एक तरफा और बिल्कुल ही बहस के बिना पारित कर दिया था। उस दिन लोकसभा के लगभग 100 सदस्यों को निलंबित कर दिया था और दोनों सदनों के कुल 146 सांसदों को संसद से बाहर निकाल दिया था। लोकतंत्र के उस काले समय में विधेयकों को तानाशाही तरीके से पारित किया गया। इस मामले की अब समीक्षा की जानी चाहिए। मैं अब आपसे आग्रह करती हूं कि कम से कम नए कानूनों को कार्यान्वयन करने की तारीखों को टालने पर विचार किया जाए। उन्होंने आगे लिखा, मेरा मानना है कि इन महत्वपूर्ण विधेयकों में किए गए परिवर्तनों को नए सिरे से विचार विमर्श और जांच के लिए नवनिर्वाचित संसद के समक्ष रखना उचित होगा। यह दृष्टिकोण नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों को प्रस्तावित कानून की गहन जांच करने का अवसर प्रदान करेगा। लोकसभा चुनाव 2024 के परिणाम कुछ हफ्ते पहले सामने आ चुके हैं। केंद्र में एक बार फिर से तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बन चुकी है। कांग्रेस का प्रदर्शन बीते 2 लोकसभा चुनाव के मुकाबले सुधरा है। हालांकि पश्चिमी बंगाल में पार्टी का प्रदर्शन बुरा रहा। अब बंगाल में पार्टी के बुरे प्रदर्शन की जिम्मेदारी लेते हुए अधीर रंजन चौधरी ने प्रदेश अध्यक्ष का पद छोड़ दिया है।
आइए जानते हैं पूरा मामला क्या है। जानकारी के मुताबिक अधीर रंजन चौधरी ने पश्चिमी बंगाल प्रदेश अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। सूत्रों ने बताया है कि अधीर रंजन ने लोकसभा चुनाव में हार स्वीकार करते हुए और चुनाव में पश्चिमी बंगाल में पार्टी के खराब प्रदर्शन को स्वीकार करते हुए अपने पद से इस्तीफा दिया। हाईकमान ने अभी फैसला नहीं दिया। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस हाईकमान ने अधीर रंजन चौधरी के इस्तीफे को लेकर अभी तक कोई फैसला नहीं लिया है। क्या कहना है आपका इस पर कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आबकारी नीति मामले में जमानत मिलने पर वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने खुशी जताई है। उन्होंने एक्स पर लिखा, बधाई हो, केजरीवाल को जमानत मिल गई। बहुत समय से लंबित था। अभियोजन पक्ष के अनुसार अब चुनाव समाप्त हो चुके हैं, इसलिए उन्हें जेल में रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। जस्टिस डिलीवरी सिस्टम अनुचित रही। अरविंद केजरीवाल को जमानत मिलने के बाद उनके वकील ऋषिकेश कुमार भी चर्चा में आ गए हैं। ऋषिकेश कुमार का अरविंद केजरीवाल के साथ जुड़ाव कोई नया नहीं है। ऋषिकेश कुमार को आम आदमी पार्टी के लोग वकील ऋषि नाम से जानते हैं। वह दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के कानूनी मामलों के लिए सबसे भरोसेमंद व्यक्ति है। पीसीआरएफ के पूर्व सदस्य ऋषिकेश कुमार ने आरटीआई से जुड़े कई मामलों पर काम किया है। ऋषिकेश कुमार 2009 में केजरीवाल के संपर्क में आए थे। पिछले 15 साल से ऋषिकेश कुमार ने केवल अरविंद केजरीवाल बल्कि उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल और परिवार के अन्य सदस्यों के भी कानूनी सलाहकार रहे हैं। ऋषिकेश कुमार ने दिल्ली में नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है। उन्होंने शुरुआत में अरविंद केजरीवाल के लिए मामूली वजीफे पर काम करना शुरू किया था। उन्होंने लोकपाल विधेयक का मसौदा तैयार करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। एक तरफ जहां अभिषेक मनु सिंघवी और कपिल सिब्बल जैसे वरिष्ठ वकील पार्टी के कानूनी प्रतिनिधित्व का चेहरा रहे हैं, जबकि ऋषिकेश कुमार जैसे वकील पर्दे के पीछे काम करते रहे हैं। ऋषिकेश कुमार ने आम आदमी पार्टी नेताओं के खिलाफ चल रहे कई मामलों में काम किया है, जिसमें मानहानि से लेकर दंगा, मारपीट और भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप शामिल है। ऋषिकेश कुमार पार्टी नेतृत्व के खिलाफ लगभग सभी महत्वपूर्ण मामलों में सुनवाई में पेश हुए हैं। पार्टी के मामलों में कानूनी प्रतिनिधित्व के अलावा ऋषिकेश कुमार पार्टी की कानूनी रणनीति में समन्वय और महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए देखे जा सकते हैं। ऋषिकेश कुमार दिल्ली हाईकोर्ट में अतिरिक्त स्थायी वकील के रूप में दिल्ली सरकार का प्रतिनिधित्व करते रहे हैं। ऋषिकेश कुमार सुप्रीम कोर्ट में पंजाब के उप महाधिवक्ता भी है। अपने अस्तित्व के एक दशक से भी कम समय में आम आदमी पार्टी ने अदालतों में कई कानूनी लड़ाइयां लड़ी है और लड़ती रही है। इसके लिए उसे लगातार कानूनी सलाह की जरूरत होती है। ऋषिकेश कुमार आरके लॉ एसोसिएट्स के मैनेजिंग पार्टनर हैं, जो मुकदमेबाजी और कॉरपोरेट कानून में विशेषज्ञता रखने वाली एक प्रमुख लॉ फर्म है। उन्हें भारत के सुप्रीम कोर्ट अन्य न्यायिक मंचों में एक वकील के रूप में काम करने का 14 वर्ष से अधिक वर्षों का अनुभव है। वह सिविल, आपराधिक और संवैधानिक मामलों के एक्सपर्ट माने जाते हैं। ऋषिकेश कुमार पंजाब के उप महाधिवक्ता और दिल्ली के अतिरिक्त स्थायी वकील भी है, जो सरकारी विभागों और एजेंसियों को कानूनी प्रतिनिधित्व, सलाहकार सेवाएं और नीतिगत मामलों पर राय देते हैं। वे कानूनी शोध, केस प्रबंधन और रणनीति विकास के विशेषज्ञ हैं। उन्होंने सरकार के हितों से जुड़े जटिल और हाई प्रोफाइल मामलों को सफलतापूर्वक संभाला है। उनके पास भारतीय विधि संस्थान से प्रतिभूति और बैंकिंग कानून में डिप्लोमा और दिल्ली विश्वविद्यालय से लॉ ग्रेजुएट की डिग्री है। क्या कहना है आपका? कमेंट सेक्शन में अपनी राय इस पर जरूर दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद। केजरीवाल एक बार फिर ईमानदारी का ठप्पा लगा के बाहर आ रहे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दिल्ली शराब घोटाले से जमानत मिल चुकी है। अगर कोई और पेंच नहीं फंसा और वे जेल से बाहर आ जाएंगे, मगर जेल के बाहर भी वो चैन की सांस शायद ही ले पाए, क्योंकि कई समस्याएं हैं और मुद्दे उनका इंतजार कर रहे हैं। इनमें सबसे पहले तो नगर निगम के मेयर का चुनाव है, जो उनके जेल में होने के कारण रुका हुआ है। इसके अलावा उनके कई मंत्रियों ने अपने ही विभाग के नौकरशाहों के खिलाफ आवाज उठाई है। साथ ही महिलाओं को 1000 रुपया महीना खाते में भेजने की योजना पर भी जल्द ही फैसला लेना होगा।
महिलाओं को 1000 रुपया महीना मदद देने की योजना पर आम आदमी पार्टी का राजनीतिक भविष्य भी निर्भर हो सकता है। इस तरह देखा जाए तो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जब तिहाड़ जेल से रिहा होते हैं तो उनके सामने लंबित मामलों की लिस्ट बहुत लंबी होगी। इस साल बजट में आप सरकार द्वारा किए गए सबसे बड़े वादों में से एक शहर की महिलाओं के लिए 1000 रुपए की सहायता की घोषणा थी। यह उन लोगों पर लागू होगा जो आयकर दायरे में नहीं आते हैं। सूत्रों के अनुसार जब 21 मार्च को केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया था तब योजना के मसौदे को अंतिम रूप दिया जा रहा था। लोकसभा अभियान के दौरान सीएम अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने दावा किया था कि उन्हें इसलिए गिरफ्तार किया गया था क्योंकि भाजपा यह सुनिश्चित करना चाहती थी कि योजना लागू न हो। पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि अब जबकि उनके जल्द ही जेल से बाहर आने की उम्मीद है, हमारा मानना है कि यह पहली योजना होगी जिसे वे सुनिश्चित करेंगे कि कैबिनेट द्वारा पारित किया जाए ताकि अक्टूबर-नवंबर तक कार्यान्वयन हो सके। नेताओं का मानना है कि उनके सामने अगला काम मेयर चुनाव होगा। अप्रैल में होने वाले चुनाव को तब तक टाल दिया गया जब एलजी वीके सक्सेना ने कहा कि केजरीवाल भ्रष्टाचार के मामले के सिलसिले में जेल में है और अपने कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ है। सक्सेना ने संबंधित फाइल में लिखा था कि मैं सीएम से इनपुट के अभाव में पीठासीन अधिकारी की नियुक्ति करने के लिए प्रशासक के रूप में अपनी शक्ति का प्रयोग करना उचित नहीं समझता। एमसीडी के 250 वार्डों में से आपने 134 और भाजपा ने 104 वार्ड जीते। हालांकि पार्टी और नौकरशाही के सूत्रों ने कहा कि केजरीवाल की मौजूदगी की सबसे विवादास्पद बैठक राष्ट्रीय राजधानी नागरिक सेवा प्राधिकरण NCCSA की बैठक है। यह संस्था दिल्ली सरकार के साथ काम करने वाले नौकरशाहों के तबादले, नियुक्ति और सतर्कता संबंधी मामलों के बारे में निर्णय लेने का काम करता है। इसके अध्यक्ष केजरीवाल है और प्रमुख सचिव गृह और मुख्य सचिव इसके सदस्य है। इसकी आखिरी बैठक पिछले साल सितंबर में हुई थी। तब से दिल्ली में बड़े अधिकारियों के खिलाफ शिकायतों और मेडिकल कॉलेजों के प्रिंसिपलों के तबादलों सहित कई मामले लंबित है। आपके एक अंदरूनी सूत्र ने कहा कि केजरीवाल की रिहाई से शहर में नौकरशाही में महत्वपूर्ण फेरबदल को बढ़ावा मिलने की संभावना है। ऐसे में क्या कहना है आपका? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं। धन्यवाद।